नमस्कार बच्चों, पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जितना भी डेटा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जो भी डायग्राम वगैरह यूज़ किया जा रहा है, वो सब मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, एनसीईआरटी की बुक से उठाया है और इसको केवल एजुकेशन पर्पस स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसका कि क्या क्या टॉपिक्स हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 में। तो हमको डिस्कस करना है पहला कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन, मतलब ये होता क्या है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, लेंथ मास टाइम, ये जो 3 बेसिक यूनिट हैं इनका हमको मेजरमेंट देखना है कैसे किया जाता है। फिर मेजरमेंट के दौरान जो एरर होगी उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितना प्रिसीजन है और एरर को फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको देखनी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है वो जरूरी है। ये जो पोर्शन है वो आपको आगे इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, ना केवल इंजीनियरिंग बल्कि आप कुछ भी फील्ड ले लीजिए, ये डायमेंशन वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हमेशा काम आता है। फिर डायमेंशन फॉर्मूले और डायमेंशनल इक्वेशन कैसे निकाली जाती हैं, और फाइनली हम लोग रैप अप कर देंगे डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करके। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता क्या है। तो बच्चों आपको बता दूं पहले कि इसका शुरुआत कैसे हुआ। मेजरमेंट का जो रिक्वायरमेंट था वो ना केवल सोशली बल्कि टेक्नोलॉजिकली दोनों तरफ से हम लोग का रिक्वायरमेंट आया था ये, इसलिए हमने ये चीजें डेवलप करी। फॉर एग्जांपल, जब पहले जो सोसाइटी हुआ करती थी वो बहुत छोटी रूप में सोसाइटी होती थी, तो उस टाइम बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि सपोज एक फैमिली को 1 कप चाहिए चावल, दूसरी फैमिली को चाहिए 1 कप आटा, तो उन लोग क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर 1 कप ऑफ राइस दे विल एक्सचेंज विद 1 कप ऑफ व्हीट। ओके, सो इस तरह से ट्रांजैक्शन होता था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होने लग गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और हम लोग ग्लोबलाइजेशन में आ गए। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता था, ट्रांजैक्शन अब ना केवल परिवारों के बीच में बल्कि नेशन के बीचों में होने लग गया। तो जब इतने लार्ज स्केल पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको मेजरमेंट भी अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने तौर तरीके जो हैं उनको काफी रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया सोशली हमको रिक्वायरमेंट आने लग गई। इसलिए टेक्नोलॉजिकली का एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ये चीज देखिए, जैसे सपोज अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, और साइंटिस्ट को वैक्सीन बनानी है, दवाई बनानी है, तो अगर वो लोग दवाई बनाते टाइम किसी कंपाउंड को मिक्स करते टाइम उसकी क्वांटिटी ही मेजर नहीं कर पाए कि कितनी हमने डालनी है, कितना हमको लेना है, 2 केमिकल को मिक्स करना है तो कितना कितना करना है, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान वो मेजर कर करके डालते हैं, मिक्स करते हैं एक दूसरे में केमिकल्स को, लेकिन अगर वो मेजर ही नहीं कर पाए सपोज, तो वो वैक्सीन भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो एक मेजरमेंट का तरीका, किसी चीज को मेजर करने का तरीका ग्लोबल स्टैंडर्ड में होना चाहिए, और उस मेजर को जब आप उसको मेजर करते हैं तो उसके पीछे उसकी यूनिट फॉर एग्जांपल जैसे 1 किलो मैंने बोला, 2 किलो मैंने बोला, तो पहला जो नंबर होता है 1 2 3। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल डेटा हो गया, और साथ में जो उसकी यूनिट लग जाता है जैसे किलोग्राम, तो वो हो जाता है कि आप मास मेजर कर रहे हैं कि वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, उसके पीछे एक यूनिट लग गया। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमने उसको मास में मेजर किया है कि इसको हमने वॉल्यूम में मेजर किया। अब एक और चीज है कि ये जो मेजरमेंट है, ठीक है, इसमें 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक तो होती है मेजरेबल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन मेजरेबल। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बोला अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, अब मैं इसमें बोलूं
कि खाली ग्लास ऑफ वाटर बोलने से तो ये ऐसी कोई फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी नहीं हुई, लेकिन अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, तो आप बोल सकते हैं 2 लीटर और 1 लीटर और हाफ लीटर, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, और पीछे यूनिट लगा करके ऑफ कोर्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, तो वो चीज को आप बोलते हैं मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है, तो आप जो टेस्ट है, टेस्ट जो होता है, टेस्ट को आप कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट्स हालांकि बोलेंगे कि जो वाटर का टेस्ट है वो स्वीट है या साल्टी है ना, लेकिन आप कम ज्यादा बोल सकते हैं, उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते ना, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेजरेबल में क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, नॉन मेजरेबल में क्या हो गया, टेस्ट हो गया। ऐसे ये एक ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, हमने मेजरेबल और नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली। अच्छा, अब मेजरेबल भी जो है क्वांटिटी, उसमें अगर और अंदर जाएं तो आप ये चीज देखेंगे कि कुछ एक बेसिक क्वांटिटीज हैं जो हर बार रिपीट होती हैं। तो ऐसी यूनिट्स जो कि सबसे बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। सबसे बेसिक क्वांटिटीज बोले तो मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया आपका, ओके, एरिया हो गया। एरिया भी बेसिक नहीं आएगा क्योंकि ये भी लेंथ का ही कहीं ना कहीं पार्ट है, तो एरिया नहीं आएगा। आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बेसिक जो कि जिनसे दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं, ठीक है, और उनको और फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, उनको हम लोग फंडामेंटल या बेस यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब यूनिट कब हो जाएगा, जैसे मास का ही अगर यूनिट बोले तो किलोग्राम जैसे है, या ग्राम है, ठीक है, या पाउंड है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। और इन्हीं से मिलकर के दूसरा कोई यूनिट बनता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल फोर्स को आपको मेजर करना है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन में। इसको आप आगे पढ़ेंगे कि मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, आपने हो सकता है 9th में भी पढ़ा हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो मास है ये बेसिक हो गया। अभी एक्सेलरेशन में भी आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो इसमें भी देखिए बेसिक मीटर आ गया, यानी लेंथ आ गई, और पर सेकंड स्क्वायर में टाइम आ गया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो बेसिक यूनिट से मिलकर के बना, उसी को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो आप ये चीज देखिए कि क्वांटिटीज भी दो टाइप में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक तो हो गई बेसिक यूनिट, एक हो गई डिराइव्ड यूनिट। अभी दो ऐसी यूनिट्स थी, ठीक है, जो कि ना फंडामेंटल में कैलकुलेट हो रही थी, ना उसके अंतर्गत आ रही थी, ना डिराइव्ड के अंतर्गत आ रही थी। तो ऐसी दो यूनिट कौन सी थी, उनको हम लोग बोले सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो दो ही थी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन कौन आ जाती थी, एक प्लेन एंगल आ जाता था, एक हमारा सॉलिड एंगल आ जाता था। अभी हम लोग देखेंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। उससे पहले एक सिस्टम ऑफ यूनिट समझ लेते हैं। इन्हीं दोनों को बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स को एक कंप्लीट सेट को, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स के कंप्लीट सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप देखेंगे कि जैसे ये है लेंथ, मास और टाइम, इसका एक सेट ले लिया जाए तो इसलिए एक सिस्टम बना दिया इन्होंने। जैसे लेंथ, मास, टाइम ये बेसिक है, बेसिक यूनिट्स हैं, तो इसी से मिलकर के एक सेट बनाया। सेट ऐसा बनाया कि इंडिया में तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज होता है, तो उसको बोल दिया एमकेएस सिस्टम। वहीं आप अगर ब्रिटिश में जाएंगे, यूके में जाएंगे, तो वो लोग क्या फुट, पाउंड और सेकंड में यूज करते हैं। मेजर देखिए अभी भी मास ही हो रहा है, अभी भी मेजर लेंथ ही हो रही है, और टाइम ही हो रहा है। ये हमारे बेसिक है, इसी से हम लोग आगे डिराइव्ड यूनिट्स भी कर लेते हैं। तो इसके एक सेट को बोल दिया एक सिस्टम, ठीक है। अभी इसमें क्या यूके वाले ये यूज कर रहे हैं, और अमेरिका में सीजीएस सिस्टम यूज हो रहा है। तो अलग अलग कंट्री है और अलग अलग सिस्टम हो रहे हैं यूज।
लेकिन आप एक चीज बताइए, जैसे मैंने आपको बोला कि आप आपका टाइम जो है वो हो गया ग्लोबलाइजेशन का टाइम, आपका टाइम जो हो गया है वो हो गया ग्लोबलाइजेशन का टाइम। तो अमेरिका ने सपोज मांगा 100 पाउंड कॉटन इंडिया से, ठीक है, और इंडिया वालों ने इधर भेज दिया क्या 100 किलोग्राम, क्योंकि उनको पाउंड पता ही नहीं है, तो ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि 100 पाउंड और 100 किलोग्राम तो सेम नहीं होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 3.3 पाउंड्स होते हैं शायद, नहीं सॉरी 2.2 पाउंड्स होते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। ओके, तो ये चीज तो दिक्कत हो गई भाई कि भाई आप मांग रहे हैं पाउंड में, हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो आपको नहीं लगता कि एक स्टैंडर्ड की जरूरत है, स्टैंडर्ड ऐसा कि वो स्टैंडर्ड, वो सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कि पूरी की पूरी जो कंट्रीज हैं वो उसको फॉलो करें, ठीक है। तो सारी की सारी कंट्री अगर एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगी तो ट्रांजैक्शन में हमारे दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आया आपको? तो ऐसा सिस्टम जिसको इंटरनेशनली सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं उसी को बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम। इसको फ्रेंच वर्ड है इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम करके आया, और इसी को फर्दर हम लोग बोल देते हैं एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आया आपको समझ में? अच्छा, जो 7 बेसिक क्वांटिटीज मैंने आपको बोली वो यहां पर डिराइव करके लिखी हुई हैं कि यही हमारी बेस क्वांटिटी 7 है, इन्हीं से बाकी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स हमारी बनी है, बाकी की सारी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो बनी हुई है, ठीक। क्या क्या 7 थी वो? तो ये 7 है, देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यहां लिखा हुआ है, ये होता है एक्चुअली किसी भी चीज का नंबर। नंबर को काउंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल। मोल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा अमाउंट कोई फिजिकल क्वांटिटी, इसको एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए होता है किसी कंपाउंड के अंदर या एलिमेंट के अंदर, ठीक है। लास्ट 7वां होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मेजर करना भी एक ये बेसिक में आता है, इसका कोई और यूनिट मिला नहीं तो हमने इसको कैंडिला बोल दिया, ठीक है। तो ये 7 है। इनमें से पहले जो 3 है ना, इनका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यही इन्हीं का मेजरमेंट हमारे सिलेबस में है। मैंने आपको दिखाया था सिलेबस, देखिए, है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम। तो इनका मेजरमेंट हमारे सिलेबस में, तो चलिए इनका हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है थोड़ा, है ना। एक मिनट, यस। तो देखिए, तो लेंथ क्या होता है? लेंथ का डेफिनेशन ऐसा दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम है इतने सेकंड में। देखिए 1 अपॉन समथिंग सेकंड में, 1/299,792,548 सेकंड के अंदर, क्योंकि लाइट तो बहुत तेजी से चलती है ना, तो 1 अपॉन इतने सेकंड में जितना भी लाइट जो है पाथ ट्रेवल कर जाएगी, है ना, वही हमारी 1 मीटर होगी, या लेंथ का बेसिक यूनिट होगा, 1 मीटर बोलेंगे उसको। सिंबल है m, ठीक है, नेम है मीटर। आया समझ में? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब जो है ये एसआई यूनिट होते हैं। और ये जो मैंने आपको बोला सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर और किलोग्राम और सेकंड, ये तो सीजीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया। लेकिन एसआई यूनिट जो है, जो इंडिया भी एमकेएस अगर सिस्टम फॉलो कर रहा है तो ये यही सिस्टम है, एसआई यूनिट भी है ये। हालांकि एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम एकदम डिफरेंट है, लेकिन एसआई सिस्टम के और एमकेएस सिस्टम के यूनिट्स मैच होते हैं, ठीक है। आया समझ में? ये करंट का ऐसे एम्पियर हो गया, ठीक है। अब देखिए मास का देख लेते हैं। तो मास की डेफिनेशन ये बोल रही है, मास की डेफिनेशन ये जो है, ये हालांकि अभी चेंज हो गई है, तो पता नहीं एनसीईआरटी में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं एनसीईआरटी का ही डेटा उठा रहा हूं। अभी मास का 2019 में डेटा जो है वो चेंज हो गया है। अभी 1 किलोग्राम की जो डेफिनेशन है आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। लेकिन जो एनसीईआरटी में दी है वो क्या दी हुई है, ये अभी भी वही पुरानी है, वही दी हुई है। ये बोलता है कि मास जो है वो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है,
इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है किसका, प्लेटिनम और ट्रिडियम अलॉय जो सिलेंडर है वो रखा हुआ है एक फ्रांस के अंदर किसी एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेट्स एंड वेजर के अंदर, ठीक है, एक म्यूजियम है उधर, उसके अंदर रखा हुआ है एक सिलेंडर। किसका सिलेंडर है ये, प्लेटिनम ट्रिडियम अलॉय का। उसका जो ये होगा मास होगा वही 1 किलोग्राम की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसको ही क्यों रखा और क्यों नहीं रखा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि देखिए विद टाइम ऐसा देखा गया कि इस अलॉय का जो मास है वो चेंज नहीं होता है। तो हम लोग अगर किसी चीज को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं तो स्टैंडर्ड इसलिए मानते हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। अभी लाइट का जो जैसे पाथ है इतने सेकंड में, वो हमेशा 1 मीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। वैक्यूम के अंदर अगर हम लोग बोल रहे हैं, वैक्यूम के अंदर ऐसा हमने डेफिनेशन दिया है कि इतने सेकंड के अंदर वो इतना ट्रेवल करती है, तो हर बार वो उतना ही ट्रेवल करेगी, वो विद टाइम वो चेंज नहीं होती है, इसीलिए हमने इसको स्टैंडर्ड माना। उसी तरह से प्लैटिनम टाइटेनियम अलॉय सिलेंडर जो है, इसका जो मास है वो विद टाइम वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमने इसको ये माना, क्या माना, स्टैंडर्ड माना, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया अभी 2019 में इसकी डेफिनेशन चेंज की गई, तो ऐसा देखा गया कि कुछ स्लाइट मतलब बहुत ही 0.00000 ऐसे करके जो है कुछ तो इसका चेंज हुआ मास, इसी वजह से अब इसको स्टैंडर्ड लेकर के अभी एक नया डेफिनेशन आ गया है, उसको आप नेट पे एक बार देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइम का डेफिनेशन क्या बोला गया है, टाइम का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है कि सीजियम 133 अलॉय। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि अर्थ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने नेचुरली वाइब्रेट करते हैं, और उनके नेचुरल वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे जो सीजियम 133 है ये भी एक क्रिस्टल है जो कि वाइब्रेट करता है, एलिमेंट है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और उसके वाइब्रेशन के इतने पीरियड को, कि इतने वाइब्रेशंस में, पीरियड मतलब एक वाइब्रेशन एक पीरियड, ठीक है, तो इतने वाइब्रेशन को जो टाइम लगेगा वो हमारा 1 सेकंड होगा। ओके, इज इट ओके और नॉट, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। और फिर वही कि इतने पीरियड को क्यों लिया गया, तो ये भाई स्टैंडर्ड है और 1 सेकंड हमारा बेसिक मेजरमेंट है, तो हमने इसको यूज किया है, और ये चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू आगे जैसे भी हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चीज चेंज नहीं होती है, इसलिए ये डेफिनेशन है। ओके, तो ये 3 मैंने डिस्कस कर ली क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम लोग अब आ जाते हैं कि भाई जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहाँ गई, ये रहा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है, ये क्या होता है, इसको एक बार हम लोग इसलिए देख लेंगे अच्छे से क्योंकि आगे जब आप लेंथ का मेजरमेंट करते हैं ना, लेंथ के मेजरमेंट के क्वेश्चन और जो आपके इसके क्वेश्चन है मास वगैरह मेजरमेंट के, लेंथ मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, इन सब के लिए ना ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो प्लेन एंगल की जो डेफिनेशन है वो आती है हमारी 2D के अंदर, ठीक है। सॉलिड एंगल की हमारी डेफिनेशन आती है 3D के अंदर। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे क्या है। सपोज एक सर्कल है, उस सर्कल का हमने सेक्टर निकाल लिया, एक सेक्टर हमने निकाल लिया, 9th में हमने पढ़ा है कि सेक्टर क्या होता है, ठीक है, सर्कल का एक सेक्टर हमने निकाल लिया। तो ये जो एंगल होगा, इसको सपोज हम लोग थीटा बोल देते हैं, रेडियस r है, और ये जो आर्क है ना, ये इसको आर्क ही तो बोलते हैं, इस आर्क की लेंथ सपोज l है, इस आर्क की लेंथ सपोज l है। तो थीटा जो एंगल है ये 2D में है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है L/r, ठीक है, यही हमारा जो होता है ये हमारा प्लेन एंगल होता है। आए बच्चों समझ में आपको। 3D में वही अगर आप बात करें तो ये एंगल सर्कल में ना लेकर के हम इसको क्या लेंगे, स्फीयर का लेंगे, ठीक है। स्फीयर का नहीं तो किसी भी बॉडी का ले लीजिए, कोई भी एक रैंडम बॉडी है, ठीक है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। 3 डायमेंशनल हमको कैसे पता चलती है, हम लोग जो प्लेन में 3 डायमेंशनल बॉडी बनाते हैं ना, तो एक 2 डॉट डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, इससे समझ में आता है कि ये सरफेस है और ये बॉडी 3D में, ठीक है। तो इसी से हमने कोई सेंटर से हमने ऐसे करके मान लिया, एक एलिमेंट उठा लिया, काट करके यहाँ उठा लिया, ठीक है। तो ये जो हमने एलिमेंट उठाया है, अब ये देखेंगे कि ये जो 3 डायमेंशन में है अगर एलिमेंट, तो ये कोन जैसा दिखेगा, ये कोन जैसा दिखेगा। तो ये जो हो गया ये हमारा लेंथ ना होकर के ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल जो है आप देखेंगे 2D में नहीं है, ये 3D में हो गया अभी ये एंगल, ठीक है,
इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं और दोबारा ये जो स्लैंट लेंथ है कोन में, आपको ये स्लैंट हाइट बोलते हैं ना इसको कोन में, तो इसको अगर r मान लिया तो ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है वो भी वैसा ही है, a अपॉन r स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्फेयर के लिए ना, स्फेयर के लिए ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, क्योंकि वो चारों तरफ से घूम गया। हेमिस्फेयर के लिए होती है इसकी वैल्यू 2 पाई। तो आप एक चीज देखेंगे कि स्फेयर का जो एरिया होता है, वो इसको देखिए, ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या बोली 4 पाई, तो एरिया जो होगा, एरिया ए वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, और स्फेयर के लिए 4 पाई है कंप्लीट के लिए, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। और अगर आप हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई होती है हेमिस्फेयर के लिए, तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया। आया आपको समझ में? तो ये है हमारा बेसिक 2D और 3D के लिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका थोड़ा इंफॉर्मेशन हमको जरूरी था क्योंकि हमें लेंथ मेजरमेंट में इसका यूज आ रहा था। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफी डिस्कशन हो गया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ा, इसका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ ये सब पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हमने, डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा, सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी, हमने लेंथ, मास और टाइम की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पढ़ा। हमने पढ़े कि सिस्टम जो है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये सिस्टम अलग अलग कंट्रीज में यूज होता है। फिर हमने इंटरनेशनल एक सिस्टम बनाया, एसआई यूनिट जिसको बोला गया, एसआई यूनिट, वो देखा। अब आगे आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मास का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, और इन लोगों की रेंज क्या है, ठीक है। तो आगे आने वाली क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेट कीजिए नेक्स्ट वाले लेक्चर के लिए। थैंक यू।